नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आने वाले समय में आप तमाम बच्चों का CBT 2 का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जो NTPC में क्वेश्चन आया है उनका करा दीजिए जैसा आपको टाइम मिले। तो आज इसी कड़ी में आज एक वीडियो लेकर के आया हूं जो आपके NTPC के एग्जाम में जो पहला दिन एग्जाम हुआ था और जितने भी GK GS पूछे गए थे सभी ओरिजिनल क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझाने आ गया हूँ। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर लेता हूँ इस वीडियो को। पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के पूर्व तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है। जो भारत के पूर्वी तट के मैदान है वो किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है, जो इधर वाली मैदान है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएंगे तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल और यहाँ पे मिलेगा आपको तमिलनाडु। अगर ये जो है पूर्व तटीय मैदान है, अगर यहाँ पे पश्चिमी मैदान की बात होता तो यहां से हम स्टार्ट करते गुजरात से तमिलनाडु। ठीक है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन से और कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, तो गुजरात के तट को काठियावाड़ी तट कहा जाता है, कच्छ तट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गोवा के तट को क्या कहा जाता है, तो गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के तट को भी पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है, तो कर्नाटक के तट को जो है केनरा तट या कन्नड़ तट कहा जाता है। इतनी बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलन स्थल क्या है, तो आप कहते हो पूर्वी तट और पश्चिमी तट का जो मिलन स्थल है ये नीलगिरी तमिलनाडु है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते के संबंधित विवादों का निपटान करता है। ऑप्शन में 4 न्यायालय है ना, सभी अलग अलग प्रकार के न्यायालय, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। जो दीवानी न्यायालय है ये आपका संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं, संपत्ति के लीज वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित आपका जो है मामलों का देखभाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। फौजदारी न्यायालय को ही आपराधिक न्यायालय भी कहा जाता है। जो अपराध से संबंधित मामला होता है उसे जो है फौजदारी न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा जाता है, जैसे चोरी डकैती इत्यादि वगैरह, है ना। इसके अलावा जो राजस्व न्यायालय है ये नाम से स्पष्ट है कि जो टैक्स से संबंधित बात होगी ये राजस्व न्यायालय में किया जा सकता है। ठीक है भाई, और ये खास करके भूमि से संबंधित टैक्स की बात करता है, भूमि से संबंधित टैक्स की बात करता है। पारिवारिक न्यायालय जैसे विवाह वगैरह हो गया, विवाह विच्छेद वगैरह हो गया, घरेलू प्रताड़ना वगैरह हो गया, तो ये जो है आपका देखा जाएगा कहाँ पे, पारिवारिक न्यायालय के अंदर। ठीक है भाई, इंडिया में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कहना इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता के अंदर किया गया था। उसी वर्ष आपके मद्रास और बॉम्बे में भी किया गया था, लेकिन पहली जो सबसे स्थापित हुए वो कोलकाता में हुआ। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, है ना, तो ये 1774 कोलकाता में किया गया था। और ये किस एक्ट के अनुसार किया गया था ये भी पूछा जाता है, तो आप बताना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो है इस उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ये चारों प्रकार के जो न्यायालय हैं इनका मैंने किस प्रकार की मामला की यहाँ पे सुनवाई होती है ये बताने का काम किया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ बात यहाँ पे मैंने आपको प्राचीन वर्जन में बताया है। आधुनिक वर्जन में आप सभी जानते हैं इंडिया में करेंट टाइम तक 25 हाई कोर्ट है और 1 सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिनको इंटरेस्ट है मेरे पढ़ाने में और मेरे मतलब मेरे कंटेंट से, है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो स्टाइल यूज होता है ये आपके द्रविडियन स्टाइल यूज होता है,
द्रविड़ शैली में जो है दक्षिण भारत की मंदिर आपके बनाए जाते हैं। तो जो दक्षिण भारत के मंदिर में गर्भगृह के ठीक ऊपर, ये गर्भगृह शब्द जो इस्तेमाल होता है हमारे हिंदू कल्चर में, तो गर्भगृह वो जगह होता है किसी भी मंदिर के अंदर जहां पे देवता की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उन्हें स्थापित किया जाता है। और इसी गर्भगृह के ऊपर अगर आप द्रविड़ियन शैली के मंदिर में देखेंगे तो जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे विमान कहा जाता है, या इसे अंग्रेजी में विमाना लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 में जो आप आमलक देख रहे हैं, ये जो आपके नागर शैली में बने मंदिर होते हैं। सबसे पहले नागर शैली की जो मंदिर बने होते हैं ये बहुधा आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। तो ये जो नागर शैली में जो मंदिर बने हैं इनमें जो गर्भगृह होते हैं, और गर्भगृह क्या होती है मैंने अभी अभी आपको बताया। तो गर्भगृह के ठीक ऊपर जो मंदिर के शिखर होते हैं, और शिखर से ऊपरी भाग में जहां पे आपका एक कलश लगा रहता है, और कलश के नीचे एक ऐसा आपका जो है गोल पत्थर का बना होता है जिसे आमलक कहा जाता है। तो आमलक आपके नागर शैली में गर्भगृह के ऊपर स्थित होते हैं मंदिरों में, स्ट्रक्चर में, है ना। और गोपुरम, ये जो गोपुरम शब्द है ये भी आपके द्रविड़ शैली से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या होता है, लंबी गलियारा होता है। जो गोपुरम है ये क्या होता है भाई, लंबी गलियारा होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और ये जो आप छत्र शब्द देख रहे हैं, है ना, ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप होता है उसके ऊपरी भाग को छत्र या हर्मिका कहा जाता है ना, छत्र या हर्मिका कहा जाता है। वैसे बौद्ध धर्म में स्तूप क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पास्ट में कई दफा बने हैं। स्तूप वो जगह होता है जहां पे बौद्ध धर्म में उनके महत्वपूर्ण चीजों को सहेज कर रखा जाता है, उसे स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, अच्छा इस प्रकार की क्वेश्चन में और भी आपसे पूछे जाते हैं कि भैया तोरण किसे कहा जाता है। तोरण, देखिए वो त्वरण होता है जो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, एक्सलरेशन। यहां पे हम तोरण पढ़ रहे हैं, तोरण, तहरसू का तो, र बरका न। तोरण का मतलब होता है जो बौद्ध कला में प्रवेश द्वार है ना, बौद्ध कला में क्या होता है भाई, प्रवेश द्वार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीज है उसी का प्रवेश द्वार, इसे हम हिंदू धर्म से जो प्रवेश द्वार होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं तोरण। इसके अलावा एक इस्लामी धर्म से जो जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल या फिर कोई पवित्र धार्मिक जगह होता है उसमें जो गेट बनाया जाता है, यानी जो प्रवेश द्वार बनाया जाता है, उसको पिस्ताक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने तोरण को समझा, पिस्ताक को समझा, आमलक को समझा, गोपुरम को समझा, छत्र को समझा, विमानन को समझा, नागर शैली को समझा, द्रविड़ शैली को समझा, गर्भगृह को समझा, हर्मिका को समझा, स्तूप को समझा। एक प्रश्न से अगर 20-25 ना कवर हो ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। और पढ़ो सिर्फ वही जो काम का हो, टाइम पास करके क्या फायदा, अपना भी टाइम किल कर रहे हो, घर वाले की आशा को मार रहे हो, ठीक है भैया। तो पढ़ो थोड़ा, जब तक पढ़ो एकदम रम के पढ़ो, नहीं तो क्या पढ़ने का मतलब है ना। तैयारी करने तो 32 लाख आ जाते हैं, नौकरी होना है 5,000 को, तो तुम्हें तो उनको गिराना पड़ेगा ना भाई, कुछ अलग करके, है ना। तो इससे रिलेटिंग विधि से पढ़िए, आपको ज्यादा दिन चीज याद रह पाएगी जैसे मुझे रह पाता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए जो डेयरी क्रांति है, यहां से आपने ऑप्शन से ही पकड़ लेना है कि आपने देखा होगा आरती डेयरी, कमला डेयरी, वहां पे क्या बिकता है, खिलौना नहीं, दूध और दूध के उत्पाद बिकते हैं ना, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद को बेचा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में हम सट से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आंसर मार लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय दूध दिवस आंसर जो है यहां पे हम लोगों को कर लेना है। अब ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की जो मनाने की तिथि है ये 26 नवंबर को घोषित किया गया है। और ये 26 नवंबर क्या है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। व्याकरण मिस्टेक हो सकता है किन्हीं आदमी के नाम लिखने में, इस पे माइंड नहीं कीजिएगा, मैं कोई व्याकरण का टीचर नहीं हूं। वर्गीस कुरियन, है ना, ये क्या थे, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे, है ना, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो मिल्क उत्पादन से, मिल्क के सेक्टर में क्रांति लाने से संबंधित है।
तो इनके जो जन्मदिन है 26 नवंबर, अब यहां पे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है ये सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था, तो आप कहेंगे ये 1970 में स्टार्ट किया गया था। और ये किस राज्य से स्टार्ट किया गया था, तो आप कहेंगे ये गुजरात राज्य से स्टार्ट किया गया था। तो ये तो हो गए डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में और इनसे संबंधित जो डे मनाए जाएंगे इनके बारे में। हाल फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, महाराष्ट्र की सरकार ने, फडणवीस की सरकार है वर्तमान में, है ना। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो MS स्वामीनाथन है ना, MS स्वामीनाथन थे, अब हमारे बीच नहीं है साहब, है ना। तो ये जो आपके MS स्वामीनाथन है इनके जन्मदिन को अब महाराष्ट्र में जो है, जो MS स्वामीनाथन सबसे पहले किस चीज से जुड़े हैं ये आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए जो पिछले लॉट में 5 आदमी को भारत रत्न दिया गया था 2024 में एक साथ, तो उनमें एक कैरेक्टर MS स्वामीनाथन साहब भी थे, ठीक है। तो इन भारत रत्न विजेता के नाम पे जो भारत में हरित क्रांति लाने का काम किया और जो भारत में खाद्यान्न संकट है उनको दूर करने में अपनी अहम योगदान दिए हैं, तो इनके जन्मदिन को, इनके जन्मदिन जो आते हैं वो 7 अगस्त को आते हैं ना, 7 अगस्त को आते हैं। तो ये 7 अगस्त को महाराष्ट्र सरकार ने सतत कृषि दिवस मनाने का जो है फैसला लिया है, सतत कृषि दिवस मनाने का जो है फैसला लिया है। तो ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा कि इनके नाम पे कौन से राज्य सतत कृषि दिवस मनाने का फैसला लिया है, तो आप महाराष्ट्र आंसर कर देना, ठीक है भैया। इसके अलावा जो नवंबर महीने के कुछ इंपोर्टेंट डे है उसको आपको सबसे अच्छा पूछा जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है ये 7 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर जो है ये वायरस से होने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कैंसर क्या होता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जो कैंसर होती है ना ये क्या होती है, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होता है, कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होता है। देखिए कोशिका विभाजन को मैं बहुत बार समझा चुका हूं, ये क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब नए सेल का बनना। तो जब किसी भी बॉडी में सेल का बनना अनियंत्रित तरीका से होने लगता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और आपका आता है जी 14 नवंबर। 14 नवंबर को आप बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं और मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इन दोनों को भी ध्यान रख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। एक और आएंगे तो आप संविधान दिवस कर सकते हैं 26 नवंबर को, ठीक है भाई। 26 नवंबर को संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है अंगीकार किया गया था। आप सभी को तो ये बात पता ही होगा, लेकिन लागू कब हुआ था तो आप लोग कमेंट करना। और लागू होने के लिए किस तिथि की याद दिला, मतलब जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तो वो जो है किस चीज की याद दिलाता है, इतना कम से कम नहीं कमेंट करना, याद ही कर लेना यार, तुम पास हो जाओ, हमें क्या करना है चैनल चमका के, है ना। ऐसा होता तो दिन रात कुछ ना कुछ पढ़ाता रहता, कुछ भी ऐसे कंटेंट उठा के, लेकिन नहीं पढ़ाता हूं ना, काम की पढ़ाता हूं सिर्फ, है ना। तो मन में कम से कम रियलाइज कर लेना, काम आवेगा, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है। अब यहाँ पे मैंने शुरुआती क्वेश्चन जो था इसी प्रकार का पूछा गया था, तो यहाँ पे गुजरात आप देख रहे हैं कि ये पश्चिमी छोर पे टॉप में स्थित है गुजरात, तो यहाँ पे तटीय राज्य है। तमिलनाडु आपके भी सर्किल में इधर है, ये भी है। गोवा भी है, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मिलेगा छोटा सा। लेकिन राजस्थान जो है इस तटीय राज्य में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन राजस्थान जो है थार के लिए प्रसिद्ध है। थार जो है इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये इंडिया के साथ साथ पाकू के इलाका में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है भाई। इनके अलावा राजस्थान और किसके लिए फेमस हो जाएगा, अरावली श्रेणी के लिए भी फेमस हो जाएगा, ठीक है राजस्थान। इन्हें ध्यान रखेंगे। पिंक सिटी जयपुर के लिए फेमस हो जाएगा, हवा महल के लिए फेमस हो जाएगा, हवा महल के लिए फेमस हो जाएगा। घूमर नृत्य के लिए फेमस हो जाएगा, कलबेलिया नृत्य के लिए फेमस हो जाएगा, गणगौर त्योहार के लिए फेमस हो जाएगा, है ना। पुष्कर मेला के लिए फेमस हो जाएगा,
है ना। इसके अलावा जो आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया है ना, एक माफ कीजिएगा, चिश्ती संप्रदाय के जनक कौन है ना, जो शेख जो आपका कहाँ पे है, अजमेर में है, अजमेर शरीफ है ना, तो उनके लिए फेमस हो जाएगा। तो ये कुछ राजस्थान आपके इनके लिए फेमस हो जाएगा। बाद में कि लू वगैरह भी यहाँ चलती है, वैसे लू दूसरे राज्य में भी चलती है, तो ये एक तरफा नहीं कह सकते कि इनके लिए फेमस है। तथ्य वही शिलालेख किस पार्सियन शासक का उल्लेख करता है? एक शिलालेख का नाम है सर तख्ते वही शिलालेख। वही है एक्चुअली, वही पहले बही खाता हुआ करता था ना, वैसा वाला बही है ये, ठीक है, वही नहीं है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो शिलालेख है ये एजेस से संबंधित है क्या? रुद्रदामन से है, रवाकत से है, या फिर गेंडो फर्नेस से है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये गेंडो फर्नेस जो एक प्रकार का पार्सियन शासक हुआ, इनसे संबंधित है तख्ते वही शिलालेख, है ना। अब रुद्रदामन से भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रुद्रदामन, सबसे पहले तो ये भी पूछा जाता है, रुद्रदामन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय ये किस वंश के शासक थे? ठीक है भाई, तो मन में रियलाइज कर लेना, और ज्यादा आपको इच्छा है, आप इंटरेस्ट हैं, तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब ऐसे शिलालेख के फॉर्म में शासक को रिलेट करके कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, रुद्रदामन प्रथम से भी एक इंपॉर्टेंट शिलालेख जो है अटैच्ड है, उसका नाम है जूनागढ़ शिलालेख, है ना, जूनागढ़ शिलालेख। ये जो जूनागढ़ शिलालेख है ये रुद्रदामन प्रथम को रिलेट करता है, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। इसी जूनागढ़ शिलालेख में जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या पुनर्द्वार किया गया था, इस बात की पुष्टि मिलती है। और ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या जो आपका रिजर्वेशन होता है, क्या बोलते हैं, है ना, तो ये आपको कौन करवाए थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कौन करवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य करवाए थे। ये बात भी ध्यान रखना। और ये जो प्रमाण मिलेगा ये जूनागढ़ शिलालेख से मिलेगा, जो अटैच्ड है रुद्रदामन प्रथम से, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे रवाकत, ये रवाकत शिलालेख मैंने हाल में ही आपको पढ़ाया है। रवाकत शिलालेख जो आपके एसएससी वाली न्यू सीरीज चल रही है, एमटीएस, सीजीएल और दुनिया भर के एसएससी के एग्जाम के लिए, है ना। तो भैया ये जो है इसी में अभी 2-3 दिन पहले पढ़ाया है। ये जो रवाकत शिलालेख है ये कुषाण वंश से संबंधित होगा। कहां से संबंधित होगा? ये कुषाण वंश से संबंधित होगा आपका रवाकत शिलालेख, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। रुद्रदामन से बता ही दिया। एगो आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख भी पूछा जाता है। पुलकेशिन सेकेंड से संबंधित कौन सा शिलालेख है? तो आप कहते हो एहोल शिलालेख, है ना, एहोल शिलालेख। एक आपका पूछा जाता है जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो प्रयाग प्रशस्ति है तो ये किनसे संबंधित है? तो आप कहते हो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ये प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कवि हरिसेना के द्वारा लिखा गया था। ये समुद्रगुप्त को ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के थे? तो ये थे भैया अपने आप में फ्रांस के। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन ये कहा जाता है नादिर शाह को, है ना, नादिर शाह को कहा जाता है। तो ये कुछ बात हमने इस स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाने का काम किया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिलालेख के फॉर्म में, शिलालेखों का प्रचलन किसने स्टार्ट किया? तो आप कहते हो मौर्य सम्राट अशोक ने किया। अब बात आती है कि अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है, क्योंकि अशोक साहब का बहुत सारे शिलालेख है ना। तो अशोक का नाम अशोक जो है ये मास्की शिलालेख में मिलता है, मास्की शिलालेख, ठीक है भाई। इसके अलावा जो अशोक का नाम है ये देवनाम प्रियदर्शी भी है ना, देवनाम प्रियदर्शी, है ना, देवताओं का प्रियदर्शी, थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड, ये देवताओं का प्रिय इसका अर्थ होता है ना। तो देवनाम प्रियदर्शी जो है ये आपके अशोक को ही कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है WPL महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके मुंबई इंडियंस ने जीता है। और मैंने आपको बताया है कि जो WPL प्रीमियर लीग जो महिला का IPL के जैसा है, ये जो फर्स्ट वाला 2023 में स्टार्ट हुआ था, 23, 24, 25 ये थर्ड था, ठीक है ना। तो भाई सेम कंडीशन इस बार भी हुआ है, यानी फाइनल में जीत गए MI
और जो मुकाबला हुआ ये डीसी के हुआ, दिल्ली कैपिटल के साथ जो है उपविजेता रहे दिल्ली कैपिटल। तो फर्स्ट वाले में भी सेम हुआ था, है ना। WPL 2025 में जो है ऑरेंज कैप किसे दिया गया बंधु, ऑरेंज संतरा कैप और पर्पल कैप, पर्पल है ना। तो ऑरेंज कैप और संतरा कैप किसे दिया गया, तो जो ऑरेंज कैप है ये आपको दिया गया था WPL में, एक सेकेंड, साइबर नेट साइबर ब्रंट को दिया गया था, नेट साइबर ब्रंट को दिया गया था आपके ऑरेंज कैप। और पर्पल कैप जो है अमेलिया केर को दिया गया था, अमेलिया केर न्यूजीलैंड। ये जो अमेलिया केर है ये इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वर्तमान समय में ये आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं, यानी आईसीसी है ना महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2024 जो है अमेलिया केर है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी महिला खिलाड़ी आईसीसी के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुनी जाती है उन्हें रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है या इससे नवाजा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। अगर एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ के इसी में पूछे कि भाई ये जो WPL 2025 हुआ तो इनकी फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ, तो आप कहना ये ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ, जो कहां पे है सर, ये मुंबई के अंदर स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पैका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि ये जो पैका विद्रोह था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1817 में। कौन करवाए थे, बक्सी जगबंधु इनका एक नेता होता है पैका विद्रोह का। 1921 जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये है आपका मोपला विद्रोह का, जो केरल में हुआ था, है ना। देखिए कभी कभी मोपला विद्रोह आपसे पूछेगा, ऑप्शन में केरल नहीं रहेगा तो मालाबार तट रहेगा या फिर मालाबार क्षेत्र रहेगा, है ना। तो आपको मैंने तटीय वाला क्वेश्चन में बता दिया है, केरल के तट को ही मालाबार तट कहा जाता है, तो यहां से राइट आंसर मालाबार भी हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो मोपला विद्रोह है इनके नेता कौन थे, तो अली मुदलियार इस प्रकार से नाम है भाई इनका। ये मोपला विद्रोह में नेता का रोल अदा किए थे या फिर नेतृत्व किए थे, ठीक है भाई। इसके अलावा जो ये आप 1855 देख रहे हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट विद्रोह होता है छोटा नागपुर के इलाका में। छोटा नागपुर पठार कहना जरूरी नहीं, तो यहां पे हो जाएगा आपके महाराष्ट्र, खाली नागपुर कहूंगा तो ठीक है। और छोटा नागपुर का पठार कहेंगे तो आप उधर समझ लेना झारखंड के तरफ। तो ये संथाल विद्रोह यहाँ पे सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ये चारों भाई थे और इनके द्वारा किया गया था। जो पहले एग्जामिनर जब हल्का क्वेश्चन पूछता था तो वहां पे सिद्धू और कान्हू को मेंशन करता था संथाल विद्रोह पूछने के लिए, लेकिन आजकल इन दोनों को मेंशन ही नहीं कर रहा है। अब जो बच्चा एक स्टेप आगे बढ़ के नहीं सोच रहा है वो ये कॉमन क्वेश्चन का नंबर भी एग्जाम में गवा के आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे चांद भैरव शब्द मेंशन कर रहा है। और टुडे एग्जाम से आप पढ़ रहे हो तो पहले से पता होनी चाहिए, नो बकबक ओनली धक धक, सिर्फ वही बात जो एग्जाम में होगी, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रही है। और मैं जो है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठोक ठोक के लाइक करो, ये सब बोलने वाला नहीं हूं। तुम लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, फायदा है तो पढ़ो, नहीं तो जहां फायदा हो वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इस प्रकार का कुछ और विद्रोह जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाता है मुंडा विद्रोह। ये काफी पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत बड़े नाम से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हाल फिलहाल ही बताया हूं, 15 नवंबर को होता है ना। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जो बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह था, इसी मुंडा विद्रोह से एक शब्द जुड़ा हुआ है उल गुलान, है ना। तो ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। इसे बिरसा मुंडा को धरती आवा भी कहा जाता है, धरती आवा भी कहा जाता है बिरसा मुंडा को, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी जो पीएम जनमन योजना शुरू है ना, पीएम जनमन योजना, है ना, तो ये भी जो है जनजातीय से संबंधित योजना है। नेक्स्ट हम चलेंगे, अच्छा एक आपका यहाँ पे खोंड विद्रोह भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। खोंड विद्रोह,
क्योंकि ये जो है एक प्रकार का प्रथा पे रोक लगाया था, खोंड विद्रोह। ये खोंड विद्रोह आपका कहां पे होता है? ओडिशा में होता है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? एमएस पावर पॉइंट मेरे पास अवेलेबल तो है, लेकिन मैं उसमें अभी पढ़ा नहीं पाता हूं, क्योंकि वहां पे मुझे जो है लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए चीजें नहीं मिल पा रही है। मिलती भी है तो फिर रिकॉर्ड करने की प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे इस कंप्यूटर के बारे में, यानी ये जो पढ़ाने वगैरह के बारे में है, थोड़ा सा जानकारी कम है। धीरे धीरे सीख लूंगा, है ना, तो जो है और थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी प्रदान करूंगा आप लोगों को। अभी तो इसमें मैं लिखता हूं तो थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, क्योंकि आदत नहीं है ना भाई, है ना। अब आदत है सब दिन जमीन में बैठने वाला, कुर्सी मिल गई तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेटिंग और लेआउट लागू करना। अगर आप जितने भी स्लाइड खोले हैं और स्लाइड मास्टर के माध्यम से जो चीज आप पहले स्लाइड में अप्लाई करेंगे, वही सारा चीज जो है जैसे ही आप रिसेट करोगे सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एमएस पावर पॉइंट क्या है? एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो ये एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जो आपके जुड़ा हुआ है किनसे? ये जो है ये जुड़ा हुआ है किनसे? तो ये आपके एमएस वर्ड कहिए या एमएस ऑफिस कहिए, इनसे जुड़ा हुआ जो है, इन्हीं का एक ब्रांच है एमएस पावर पॉइंट, जो लोग प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें स्लाइड शो की फंक्शन वगैरह दिया गया है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ये एमएस पावर पॉइंट है, इसकी खोज किसने किया था? तो ये डेनिस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, जो इन्हें 1987 में एक पार्टिकुलर कंप्यूटर पे चलाने के लिए डिजाइन किया था। आजकल हर कंप्यूटर में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास का वर्तमान में हिस्सा कितना है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.64%। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में जो है आपके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास का वर्तमान में हिस्सा है। मगर मतलब जो जीडीपी में जो योगदान है इन वाले सेक्टर का, ये आपका 0.64% जो है आपका इस आर्थिक सर्वेक्षण में रिकॉर्ड करा गया है। इसके अलावा अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अगर ओवरऑल आप देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं, तो ये आपका हो जाता है 6.3% है, लेकिन कहीं कहीं आप इसे 6.3 से 6.8% के बीच में देख सकते हैं। तो कभी भी ऑप्शन पूछेगा तो इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये दोनों ही याद रखें, एक लेयर रखें 6.3 से 6.8। ठीक है। इसके अलावा इसी सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो आपका उद्योग और विनिर्माण है, उद्योग और विनिर्माण सेक्टर है, उद्योग और विनिर्माण सेक्टर है ना, उद्योग और विनिर्माण सेक्टर, तो इनमें जो आपके बढ़त रहने का जो अनुमान है इस संरक्षण के अनुसार, ये आपका 6.8% नहीं है जी, एक सेकेंड थोड़ा सा रिमाइंड करने दीजिए। जो विनिर्माण और उद्योग में है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 6.2% हो जाएगा। ये 6.2% है, ध्यान रखेंगे। हो जाता है भाई, है ना, थोड़ा सा भूल जाता है कभी कभी, सब भूलते हैं, भूलेंगे नहीं तो फिर आदमी कैसे कहलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आप मोबाइल चला रहे हैं उसके अंदर भी है। अगर आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, लैपटॉप वगैरह चलाते हैं, तो वहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस ऑप्शन में विंडोज 11 जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाद बाकी ये जो है विंडोज 7 भी आपका पुराना वर्जन, अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है तो वहां पे विंडोज 7 होंगे। अभी विंडोज 11 चल रही है, लेटेस्ट वर्जन। और कंप्यूटर की जो है जैसे लैपटॉप वगैरह की लेटेस्ट वर्जन जो अभी मार्केट में है, ये 13वीं जनरेशन की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम क्या है दादा? तो गूगल क्रोम जो है ये एक प्रकार का क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है गूगल क्रोम। ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल के नाम से जुड़ा हुआ है। तो गूगल क्रोम क्या हो गया? एक प्रकार का वेब ब्राउजर हो गया। वेब ब्राउजर, वेब नहीं वो वाला वेब है ना, बाबू सोना वाला, ये वेब ब्राउजर है ना। तो ये वेब ब्राउजर है आपका। इस प्रकार का वेब ब्राउजर और भी आपके पास हो सकते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, जो साइबर वगैरह में अगर आप जाते हो तो साइबर वाला ज्यादा यही यूज करता है, मोजिला फायरफॉक्स यूज करता है। क्योंकि पहले जब फॉर्म वगैरह भरने हम लोग जाते थे तो मोबाइल में डाटा नहीं होने के कारण, क्योंकि महंगा था और पैसे नहीं थे,
तो भाई साइबर में जाके भरते थे, तो वहां पे मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते थे, है ना। आजकल जो है माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक आ गया है, इस प्रकार का एज पढ़ते हैं इसे, इस प्रकार का EDGE ईज, है ना। इसके अलावा विंडोज 11 मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एंड्रॉयड भी हो जाएगा, जो आपके मोबाइल में जनरली होता है एंड्रॉयड, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे, लिनक्स होता है क्या, लिनक्स भी होगा, लिनक्स भी होगा, लिनक्स भी आपका क्या हो जाएगा, जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगी, है ना। लिनक्स भी आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है भाई, लिनक्स आ जाएगा, विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, है ना। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, और आपका जो है क्या, जो है आपका क्या, यहाँ पे मैं क्या पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। एडोब फोटोशॉप में फोटो से संबंधित काम होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप सभी जानते हैं, ये प्रकार का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट, अभी मैंने पावर पॉइंट पढ़ाया था, तो इन्हीं का एक ब्रांच है, मतलब ये हेड है और पावर पॉइंट इसका एक ब्रांच हो जाएगा, मतलब इनसे जुड़ा हुआ एक टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक आपका सर्च इंजन पूछा जाता है। सर्च इंजन आपका क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, गूगल हो जाएगा, विंग भी हो जाएगा, विंग, विंग एक डक डक होता है, डक डक, है ना, डक डक, डक डक भी होता है आपके क्या, सर्च इंजन, है ना। याहू भी होता है, याहू, है ना। तो ये सब जो है आपके सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर बता दिया, और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बता दिए। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष में दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया। उदारीकृत मतलब लिबरल होना, आप लोग एसएससी के बच्चे हो, अच्छे से समझते हो। लिबरल मतलब कोई चीज जो है ना, रस्सी को थोड़ा ढीला कर देना, रस्सी को क्या करना, ढीला कर देना, लिबरल होना, उदारीकृत करना, है ना। तो ये आपके 94 में हुआ था, 94 में, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये कहने का मतलब है कि जो दूरसंचार का क्षेत्र है ना, जो टेलीकॉम का सेक्टर है, जो आपके टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन की सेक्टर है ना, तो वहां पे क्या हुआ, टेलीकॉम का स्पेलिंग गलत तो भी हो सकता है, TELECOME, ठीक है, ठीक है भाई, है ना। तो ये जो है आपका टेलीकॉम के सेक्टर में क्या हुआ कि भाई निजी एंट्री यहां से मिलने लगी। निजी एंट्री कहने का मतलब है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप जो है क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो आप इसमें जो है अपनी बिजनेस व्यापार बढ़ा सकते हो। तो ये वाली जो स्वतंत्रता है ना, ये 1994 में दिया गया था, ठीक है, टेलीकॉम के सेक्टर में। बाद बाकी जो टेलीकॉम को रेगुलेट करने वाली बॉडी है इंडिया के अंदर, वो कौन सा है, ट्राई है, ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 के अंदर हुआ था। और वर्तमान में जो इनके हेड हैं वो लोहाटी साहब हैं, लोहाटी साहब है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका जो 1991 ऑप्शन देख रहे हैं, तो 1991 ऑप्शन में आपका क्या हुआ था, है ना, 1991 ऑप्शन में आपके उदारीकरण आया था, उदारीकरण, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये बात कर रहा हूं, ये टेलीकॉम सेक्टर के संदर्भ में बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात हो रही है। उदारीकरण आया था, निजीकरण आया था, और वैश्वीकरण आया था, वैश्वीकरण, ठीक है। तो यहां पे इन तीनों चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, और उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, है ना, पीवी नरसिम्हा राव साहब, ठीक है। और उस समय हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, है ना, मनमोहन सिंह साहब, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मनमोहन सिंह साहब, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये 1991 में आर्थिक उदारीकरण के समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, उस समय उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पे ध्यान दिया गया। और जो टेलीकॉम के सेक्टर में निजी फील्ड खोले गए, निजी क्षेत्र के लिए लिबरल हुए सरकार, वो आपके 1994 में आया था। ट्राई की स्थापना 1997 में होती है। तो इन्हें बात ध्यान रखना है ना। जो वैश्वीकरण है वो विदेशी व्यापार से संबंधित बातों को दर्शाता है। उदारीकरण लिबरल होता है और निजीकरण प्राइवेटाइजेशन होता है ना। इनके अलावा साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। जो साबरमती नदी है ये कहां से निकलेगा, चार ऑप्शन है, हिमालय, पश्चिमी घाट, मैकाल, अरावली रेंज। तो जो साबरमती नदी है ये अरावली रेंज से निकलती है। अरावली रेंज से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी में आप बनास नदी को जानते हो, लेकिन बनास नदी का एक खासियत है कि ये ओनली राजस्थान में ही बह करके सिमट करके रह जाती है, अपने आप में सिमट करके रह जाती है। हिमालयी रेंज से कई सारे नदी निकलती है, कोसी निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है ना, यमुना निकलती है, कमला निकलती है ना, ये जो है आपका सोन निकलती है। ये सब हिमालय रेंज की। पानी आ गई, एक सेकेंड, पानी आ गई।